वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए क्लैट का पेपर कंडक्ट हो चुका है, मैंने स्टूडेंट से बातचीत की है और जब स्टूडेंट से बातचीत की है तब एक मिक्स रिव्यू आया है। कुछ स्टूडेंट्स का पेपर बिगड़ा है, कुछ का अच्छा हुआ है। तो इन सारी रिव्यूज को लेकर के अब आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पेपर लेवल, प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर क्या होगा और साथ ही साथ अगर आप लोगों का अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के ना अगर आपको डाउट हो तो उसके ना आपको क्या करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम जीके सेक्शन से। तो जीके सेक्शन के अंदर हमारे आत्मनिर्भर भारत वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखिए बच्चों, अगर हम क्वेश्चंस वगैरह को देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे को सैंपल पेपर क्लैट के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। अब सैंपल पेपर का तो क्लैट कमेटी का लगता है कि स्टूडेंट्स ने देखा नहीं देखा, क्लैट कमेटी ने पेपर डिजाइन करते वक्त तो इसको बिल्कुल भी नहीं देखा है। अब इसके अंदर इन्होंने किया क्या है, अब इन्होंने दे दिए हैं जो स्टूडेंट्स से सुनने में आ रहा है। अगेन जैसे ही आंसर की और पेपर रिलीज होगा तब उसके बेसिस पे क्या पता मैं गलत प्रूव हो जाऊं, लेकिन अभी जो स्टूडेंट से सुनने में आ रहा है वो जो आपको पैराग्राफ बेस्ड आपके जो क्वेश्चन देने थे इनको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाले, वो नहीं देकर के जो यूपीएससी लेवल का जो मेथड होता है, ठीक है, यूपीएससी के अंदर जो आपके स्टेटमेंट टाइप्स वाले क्वेश्चन आते हैं और इनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पूछ गए। तो भैया एक क्लैट का पेपर था, ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट्स के थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। अब बच्चे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन याद करके गए, ठीक है, आपने उस बेस के क्वेश्चन नहीं पूछे। खैर जो टॉपिक्स थे वो बच्चों के लिए अच्छी बात यह रही कि, या फिर खासकर हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात यह रही कि आत्मनिर्भर भारत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसा टॉपिक, राफेल हो गया, इस तरह के टॉपिक्स कुछ हिट हो गए। तो ये तो देखिए काफी अच्छे प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स थे और ये बच्चे अच्छे से करके भी गए थे। तो जब इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, तब आप लोगों के लिए इनको करना आसान होता है। लेकिन फिर भी इनके अंदर जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे ये बच्चों के एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो इस तरह का पेपर देना एक बाउंसर था। तो बच्चों का जो ओवरऑल मिक्स रिव्यू है वो जीके के रिगार्डिंग वो ये है कि ये वाला जो होगा, ये वाला सेक्शन टाई ब्रेकर की तरह होगा, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि एनएलयू के एंट्री किसकी होती है किसकी नहीं होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लीगल सेक्शन के ऊपर। तो लीगल सेक्शन के अंदर भी भाई देखिए, अब आप लोगों ने पूछा कि एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ। अब एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के अंदर आपने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी और इंडस्ट्रियल रूल्स वगैरह के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखिए ये टॉपिक तो प्रिडिक्टेबल था। अब ओवरऑल जो मेरे को लीगल के सेक्शन के अंदर जो रिव्यू सुनने को मिले हैं वो ये मिले हैं कि भाई टॉपिक्स तो जो पढ़े हुए थे वो आए, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐसी ऐड कर दी जिसके बेसिस पे क्या हो गया, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को ये लगा कि भैया हमने ये नहीं पढ़ा है या फिर इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है। अब क्लैट के अगर आप प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे या फिर सैंपल पेपर्स के अंदर देखेंगे तो सैंपल पेपर के बेसिस पे ही पेपर बनना था। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, सैंपल पेपर से इन्होंने थोड़ा सा अप दी एटी कर दी है, मतलब कि पेपर का लेवल क्या कर दिया है, थोड़ा सा अबव कर दिया है। अब इसके अंदर अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स से जब मैं ऑनलाइन कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन चीजें देखता हूँ टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे, तब उसके अंदर बच्चों का भाई हमारा तो बहुत अच्छा गया, हमारा तो बहुत अच्छा गया, लेकिन जब एक्चुअल में आंसर की आती है ना तब उसके बाद पेपर बिगड़ना शुरू होता है। जैसे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तब 70% स्टूडेंट बोलते हैं भाई हमारा बहुत अच्छा गया। तो भाई बाद में क्या होता है, रिजल्ट के समय, रिजल्ट के समय भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आप लोगों को शांति से कुछ नहीं करना है। अगर आपका टॉपिक पड़ा हुआ था, आपने ठीक ठीक भी अटेम्प्ट किए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। देखिए जीके और लीगल सेक्शन इसके अंदर ऐसा था कि आप लोगों ने जो किया है अगर वो सही अटेम्प्ट किया है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपने जोश में अगर होश खो दिया और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी होगी। तो यहाँ पे शांति से जो अटेम्प्ट किया भाई उसके अंदर हाई एक्यूरेसी रही, बहुत अच्छा। अब इसके ना आइडियल अटेम्प्ट आपके कितने हुए होंगे स्टूडेंट्स के ऑन एन एवरेज, ठीक है, और कितने सही जा सकते हैं कितने गलत, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शन के ऊपर। अब देखिए कोविड-19 तो हमारे पूरा का पूरा साल भर इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ाई है, ठीक है, सबने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज्यादा इससे पेपर के अंदर आएगा, लेकिन आया क्या, थोड़ा बहुत आया। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे से थोड़ा सा इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है ना, वर्क फ्रॉम होम के ऊपर हमारे से क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग हमारे से पूछ लिए, ये इंग्लिश के अंदर भी आ गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। साथ ही साथ हमारे ब्रिटिश एरा के अंदर अल्कोहल के ऊपर हमारे से क्वेश्चन पूछ लिए, जो कि हमारे लॉकडाउन के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज से थोड़ा सा लिंक होकर के ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन गया। तो कुछ इस तरह के हमारे से टॉपिक पूछे। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग की बजाय अगर मैं पहले इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश सेक्शन जो था हमारा, इंग्लिश सेक्शन के अंदर बच्चों का ये कहना है कि इंग्लिश सेक्शन लेंदी था थोड़ा, लेकिन डुएबल था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो ये हो सकता था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि भाई जो आपने सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया उससे तो थोड़े से आपने अबव लेवल के क्वेश्चन दे दिए, मतलब एक अच्छे पेपर का लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई सैंपल पेपर तो हमारे से हो जाएगा,
लेकिन जब बच्चों का हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे आपने सैंपल पेपर से अबव दे दिया, ऑल्दो टाइम था, लेकिन अब किसने कितना किया, ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बच्चों यहाँ पे मैं आपको सिंपली एंड सिंपली एक चीज कह रहा हूँ, ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह के अंदर मत सुनना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है मत सुनना। आपको आंसर की का वेट करना, आंसर की के बेसिस पे जब बच्चों के कमेंट आना शुरू होते हैं कि भाई हमारा इतना स्कोर आ रहा है एक्चुअल में, तब अपन बात करेंगे। अभी तो बच्चे पता नहीं 120 130, कोई बच्चा तो 140 अटेम्प्ट करके आ गया होगा और उसके तो 5 भी गलत नहीं जाएंगे उसके हिसाब से। जब एक्चुअल में आंसर की से चेक करते हैं ना, तब मजा आता है। चलिए अब मैथ्स सेक्शन, अब मैथ्स सेक्शन के ना इन्होंने कुछ चीजें ऐसी पूछ ली जिसके अंदर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैथ्स का सेक्शन टफ आया। अब मैथ्स के अंदर पूछा क्या, तो पहली चीज आई थी केसलेट डीआई। अब केसलेट डीआई तो भाई डुएबल थी, बहुत बढ़िया बात है, आराम से बच्चों से हो गई। लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन थे, एक बोट वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब बोट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जो सर्किल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना था, और सर्किल की जो बाउंड्री होती है उसका एरिया, तो 2 पाई आर वगैरह वाली सारी आपकी चीजें इसके अंदर अप्लाई होनी थी। पाई आर स्क्वायर जो आपके सर्किल का एरिया होता है, ठीक है, तो वही सारी चीजें अप्लाई होनी थी। अब इसके बेसिस पे आपको निकालना था। अब इसके अंदर भी आपके रेशियो प्रपोर्शन वगैरह के अंदर क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है ना। अब रेशियो प्रपोर्शन का यूज करना था, डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन रेशियो प्रपोर्शन के बेसिस पे यूज करना था, वो थोड़ी चीजें आपको इजी पड़ती, ठीक। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे टेबल चेयर से रिगार्डिंग। तो बच्चों ये टेबल और चेयर वगैरह ये सारी चीजें, अब ये जो हमारे को सैंपल पेपर के अंदर इश्यू हुआ था वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। एरिया वगैरह का क्वेश्चन आ गया, इसको एरिया वगैरह के क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, वो सारी चीजें हो जाती है। तो अब देखते हैं क्या होता है, कितने बच्चों ने कितनी प्रैक्टिस की, ओवरऑल हमारे इसके अंदर कितने अटेम्प्ट होने चाहिए थे, कितने नहीं होने चाहिए थे, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे को ये चीज समझनी होगी, यहाँ पे आपके एक नया टॉपिक जुड़ा था लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, खासकर आपके डिडक्टिव रीजनिंग ऐड हुई थी। तो डिडक्टिव रीजनिंग एक्चुअल में होती क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग उस सिचुएशन को बहुत ही ढंग से एनालाइज करना होता है और उसके बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि हमारा आंसर सही जाएगा, लेकिन जैसा कि हम आंसर की चेक करते हैं और फिर हमारे को मालूम चलता है ओह ये तो हमारा आंसर गलत था, और उसके अंदर सिंपली हमने ये चीज फैक्टर इन नहीं की और हमारा आंसर गलत चला गया। तो भाई रुक जाओ, अभी भी यही होने वाला है, ठीक है। ज्यादा पैनिक करने की इसके अंदर सिचुएशन में नहीं है। कम अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, कम अटेम्प्ट किए, लेकिन उसकी ना हाई एक्यूरेसी रखी, वो सही है। लेकिन सैंपल पेपर से अगेन थोड़ा सा हमारे को लगा था कि भाई पुरानी वाली लॉजिकल रीजनिंग आज भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। हमारे पजल्स आएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, सीरीज के आएंगे। तो जब क्लैट कमेटी को ये पेपर के अंदर देना ही नहीं था, ठीक है, पेपर के अंदर एक्चुअल क्लैट के पेपर में देना नहीं था, तो ये फिर आपने पेपर के अंदर सैंपल पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस की है। बच्चों ने इनको अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, बच्चों ने इनकी प्रैक्टिस वगैरह की, ब्लड रिलेशन वगैरह के ऊपर अपनी कमांड रखी। आपको देनी प्योर डिडक्टिव रीजनिंग ही थी, तो ये आपको सैंपल पेपर में भी नहीं देने चाहिए थे, ठीक है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और भाई लॉजिकल रीजनिंग के ना एक और बच्चों ने बात कही कि भाई आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो हमारे से पूछ रहे हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर थोड़ा बहुत इन्होंने पूछा है इस टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले, और आपने जो सैंपल पेपर के अंदर ग्रामर दी थी, ग्रामर सेक्शन के आपने क्वेश्चंस दिए ही नहीं। अब भाई ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है। आप ऐसा बोलते हो कि भाई सैंपल पेपर के अंदर की ये आ सकता है, फिर एक्चुअल पेपर के अंदर देते नहीं हो, तो ये मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब आप एकदम से, भाई आपको याद होगा दिसंबर का समय, ठीक है, दिसंबर के समय में आपने पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, कोविड-19 की वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाता है, डेट पे डेट एक्सटेंड होती जाती है, कुछ क्लैरिटी होती नहीं है। अब आप 15-15-20 दिन का नोटिस देते हो, फिर एनलैट आपका अलग से कंडक्ट करवा रहा है। तो आपको एक चीज खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, आपने पेपर दिया है, ठीक है ना। क्लैप आपने अटेम्प्ट किया है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आप आगे याद रखेंगे और इसके साथ सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर बात ही क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लाइकली अटेम्प्ट विद हाई एक्यूरेसी क्या होना चाहिए। अब बच्चों आप इसी का तो इंतजार कर रहे थे कि भाई कितना क्या एक्सपेक्टेड वगैरह हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, तो चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जीके के सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जीके के अंदर आइडियली आपने अगर 25 अटेम्प्ट किया है, अब देखिए इसके अंदर हर स्टूडेंट के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, इसके अंदर +5 -5 अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक्यूरेसी रेट भी इसके अंदर थोड़ी सी डिफर कर सकती है, लेकिन मैं एक ऑन एन एवरेज आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। आप इसके हिसाब से बिल्कुल भी ये मत समझ लेना कि भाई मैंने डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही पेपर आपका ऑफिशियली रिलीज होता है विद आंसर की, हम उसके अंदर एक वीडियो बना के अलग से लाएंगे कि भाई हमने क्या क्या पढ़ाया, उसमें से क्या क्या हिट हुआ, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर से ये आपसे क्वेश्चन डुएबल था या नहीं था, और फिर उसके साथ से आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये जैसे ही आप लोगों ने पेपर किया है, ये एक रफ एस्टिमेट्स है
ये एक हाईली एजुकेटेड गेस्ट है भाई, देखिए हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे आपकी थोड़ी सी एंजाइटी हम दूर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ग्रुप्स वगैरह के अंदर देख रहे होंगे 118 तो मैं आसानी से ले आऊंगा, 125 ले आऊंगा, 110 ले आऊंगा, भाई एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ, ऑल्दो ये चेंज हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं आंसर की के बाद, लेकिन अभी थोड़ा सा कर लिया है, उस बेसिस पे देखते हैं। चलिए अब अगर जीके सेक्शन की बात करें तो जीके सेक्शन के अंदर आपने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं, 22 सही गए। अब ये देखिए हाई एक्यूरेसी है, 3 गलत गए, तो आपका इतना स्कोर बैठेगा। ऐसे ही अगर आपने लीगल सेक्शन, जो कि इस पेपर का सबसे लेंथीएस्ट सेक्शन था, उसके अंदर 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से 30 करेक्ट चले जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ अगर आपके केवल 5 गलत जाते हैं तो। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग न्यू सेक्शन था, तो देखिए यहां पे सबको लग रहा है कि उनके आंसर सही जाएंगे। अब 28 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 20 भी सही चले जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, इसके अंदर आपको ज्यादा नहीं सोचना है। मैथ्स सेक्शन ऑल्दो थोड़ा सा डुएबल था, लेकिन ये एक कर्व्ड बॉल थी। अब आपका इसके अंदर कितना क्या स्कोर आता है, तो मैं देखिए मान के चलता हूं कि आप ऑन एन एवरेज अगर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 6 इसमें से आपके सही जाते हैं, तो ये आपने काफी सही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अगर आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया है, ठीक है ना, हमारे को आ रहा है, कुछ भी हमने गैस लगा दिया, वहां पे गड़बड़ होती है। मैथ्स सेक्शन के अंदर कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जो हमारा सेक्शन था, इंग्लिश सेक्शन के अंदर अगर आपने 26 इंग्लिश सेक्शन को बच्चों से जो अभी सुनने को मिला है, उन लोगों के हिसाब से काफी इजी सेक्शन था, डुएबल सेक्शन था। कम से कम मेरे स्टूडेंट्स ने तो मुझे यही कहा है, क्योंकि हमने तो भाई आराम से काफी सारी शीट्स करवाई थी, ठीक है। इसके अंदर जीमैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करवाए थे, क्योंकि हमारे को मालूम था कि सैंपल पेपर की जो इंग्लिश आ रही है, सैंपल पेपर की इंग्लिश से थोड़ी सी तो ये हैवी देंगे ही देंगे, ठीक है। तो आपका इंग्लिश का लेवल याद होगा आपको, हमने काफी सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एडिटोरियल के भी चैनल पे डाले थे, ठीक है। उनमें से हमारे क्वेश्चंस हिट हुए हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर हमारे जो आरसी है वो हिट हुआ है, इस तरह की चीजें हिट हुई हैं। तो आप लोगों ने जिन्होंने तैयारी की है चैनल पे, उनके लिए काफी फायदा हो गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ते हैं तो भाई टोटल अटेम्प्टेड कितने हो चुके होंगे, तो टोटल अटेम्प्टेड 122 हो चुके हैं। अब इनमें से करेक्ट कितने होंगे, करेक्ट 98 आपके जा सकते हैं। अगर आपके 98 इन सबको टोटल करते हो, अगर आपके इतने सही जाते हैं और आपके 24 रॉन्ग जाते हैं, अब देखो बच्चों प्लस माइनस 5 और 10 कर लेना, ठीक है। अब अपने हिसाब से इसके अंदर चेंज करते हो, 92 के आसपास का अभी आपका जैसे आंसर की रिलीज होती है उसके आसपास का स्कोर आ रहा है, तो इतनी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर दिया है, बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भाई हमारे इतना आ सकता है। अब आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो स्कोर इससे ज्यादा आ रहा है, भाई बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। कितना ज्यादा आ रहा है वो डिपेंड करेगा आप कौन से एनएलयू में जाते हो और दूसरे बच्चों का पेपर कैसा हुआ है, ये सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो अब हम, तो देखिए अब करना क्या है, अब हमारे को करना है वेट और तैयारी करनी है। अब देखिए क्लैट कमेटी ने आपके जब आप एग्जाम दे रहे थे उस समय जब आप तैयारी कर रहे थे, तब एक और नोटिफिकेशन निकाल दिया है, और नोटिफिकेशन के साथ टाइमलाइन को अगर हम समझते हैं तो हमारे को कई चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए आपका पेपर कंडक्ट हो चुका है आज की डेट में, फिर इसके बाद में आपकी आंसर की अपलोड हो जाएगी, उसके बेसिस पे आपको आपके आंसर चेक करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है 29 सितंबर की मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो भाई आपको सीधा क्या करना है, क्लैट कमेटी के ग्रीवियंस के अंदर आपको उसे अपलोड करना है। ग्रीवियंस पोर्टल होगा, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। जो आपके सेक्शंस वगैरह कंडक्ट हो चुके हैं, ठीक है, आपके सेक्शंस वगैरह जो आपके जो भी पेपर वगैरह की आंसर की अपलोड हो चुकी है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सेशंस अपलोड करेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई इसका लाइकली आंसर ये हो सकता था। तो अगर आपको कुछ भी ग्रीवियंस वगैरह हो, अपन वहां पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम अपनी ग्रीवियंस अपलोड करेंगे 29 से पहले। अब जैसे ही 29 से पहले हम अपनी ग्रीवियंस वगैरह अपलोड कर देते हैं मिडनाइट से पहले, तब नई आंसर की बन के आएगी 3 अक्टूबर को। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, ये आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही अमेंडेड आंसर की आने वाली है 29 के बाद आप बिल्कुल फ्री हो। आप देखिए मूवी वगैरह जो देखना है, जो सीरीज देखनी है, जो करना है कर लेना, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज कर लेना, क्या कि भाई अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपको एनएलयू की चेंज करनी हो तो आपके पास वापस समय आ चुका है, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक और एडिशन हुआ है, वो एडिशन क्या है कि भाई आप 22 एनएलयूज हैं, उनमें से क्या चाहते हो कि केवल और केवल 7 से 8 एनएलयू या 10 एनएलयू के अंदर ही जाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि मिनिमम 5 एनएलयू सेलेक्ट कर सकते हो कि चाहिए तो मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं चाहिए, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप ये कर लीजिएगा। अगेन दिस इज द फर्स्ट टाइम एनएलयू हैज डन दिस, ठीक है। एनएलयू के कंसोर्टियम ने ये पहली बार किया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और बच्चों 50,000 रुपीज अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा, संभाल के रख लें भाई, अगर आपका पेपर अच्छा हो जाता है, ठीक है, अगर आपका 5 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर होता है और भाई मालूम है हो जाएगा, तो आप तो जल्दी से अमाउंट जमा करवाइए और अपने एनएलयू की सीट बुक करवाइए, आपका एनएलयू में एडमिशन हो गया है, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर क्लैट कमेटी का एक और कहना है, भाई 50,000 रुपीज जमा तो करवा दिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तो होगा, तो आपके पोर्टल पे आपको बुलाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि किस एनएलयू में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं। तो 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का आपके पास समय है इन सारी चीजों का। सो ये है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये था इस वीडियो का एंड। यहाँ पे हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह कैसे किया जाएगी, सारी चीजें। तो अब हमारा काम ये बचता है कि जैसे ही आंसर की रिलीज होती है, चैनल पे हमारे को वापस विजिट करना है और ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ग्रीवियंस वगैरह के अंदर हमारे को कौन सा क्वेश्चन अपलोड करना है। जैसे ही हम ये कर देते हैं, फिर उसके बाद में फिर हमारे को क्या करना है कि भाई बाकी की चीजें अमेंडेड आंसर की वगैरह के हिसाब से मेरा स्कोर क्या बैठ रहा है, उसके हिसाब से एक्चुअल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो वो एक एजुकेटेड गैस अच्छे से हम लगा करके आपको बता देंगे कि भाई क्या करना है। प्राइवेट कॉलेजेस का भी एडमिशन वगैरह ओपन है, निर्मा वगैरह का फॉर्म आप लोगों ने आई होप भर लिया होगा। आपके लिए हम फिर एक और वीडियो उसी के अंदर बता देंगे कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनली अमेंडेड आंसर की के साथ ये है, तो कौन से कॉलेज के अंदर आप जा सकते हैं आपके स्कोर के साथ में। तो चलिए यहीं पे हम इस सेशन का एंड करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।